बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम साइटोलॉजी से लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4 को, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में, सेकंड में सेल मेम्ब्रेन, थर्ड वन साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस लेक्चर में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया था कि ये एक मैट्रिक्स है सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस तक। ठीक है, आज हम जो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस भी उसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली जो है हमारे साथ साइटोप्लाज्म में वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का वर्ड कहाँ से डिस्कवर हुआ है या कहाँ से राइज हुआ है। उसके बाद फिर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस जो वर्ड जो है लैटिन वर्ड कर्नल से निकला हुआ है। ठीक है, जो कर्नल का मतलब क्या है, कंट्रोल सेंटर है, या हम सीड भी इसे कहते हैं। ठीक है, सीड क्योंकि जो फ्रूट होता है उसका सीड जो होता है बिल्कुल उसके मिड में मौजूद होता है या उसके मिड पोर्शन में होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर। ग्रीक वर्ड कैरियन से निकला हुआ है। ठीक है, और कैरियन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो न्यूक्लियाई जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई है तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1833 में। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है हमारे साथ न्यूक्लियोलाई है। न्यूक्लियोलाई श्लेडन ने 1838 में डिस्कवर किया था। न्यूक्लियोलस बोमेन ने 1840 में डिस्कवर किया था। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रासबर्गर ने 1882 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये डिस्कवरीज आप अपने साथ याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, काइंडली आप ये एमसीक्यूज याद रखें। उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी पर आते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद फिर हम एनाटॉमी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस है इसे हम हार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, बाज़ जगहों पर ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ एज ए स्टोर हाउस भी काम कर रहा है। एज ए स्टोर हाउस किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे मौजूद होते हैं, या जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है डीएनए एंड आरएनए जो हेरिडिटी मटेरियल है वो यहीं पर होता है। ठीक है, जितने यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद हो, जो हमारे साथ न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली का मतलब ये हुआ कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होंगे। यूकैरियोटिक क्या होता है, यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। ऐसे सेल्स या ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो उसे फिर हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इट्स मीन कि ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो मेन डिफरेंस था वो भी यही पढ़ा था कि हमारे साथ जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, या हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोट क्या है, उसमें हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होते। ओके, मॉर्फोलॉजी में आते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर की बात करते हैं जो हमारे साथ न्यूक्लियाई है। ठीक है, अगर प्लांट सेल है या एनिमल सेल है और उसमें एक ही न्यूक्लियाई हो, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियाई मौजूद हो तो उसे हम मोनोन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे साथ प्लांट्स और एनिमल में है। दूसरी जो बात हमारे पास आती है बाय न्यूक्लिएट सेल्स, बाय मीन टू, वो प्रोटोजोन्स, यानी हमारे साथ जो एग्जांपल है प्रोटोजोन में पैरामीशियम है, उसमें सेल में 2 न्यूक्लियाई मौजूद है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट बाइन्यूक्लिएट सेल्स। सेकंड वन इज पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स। पॉली मीन मेनी, 3 से ज्यादा हो गए, आप जितना भी ले सकते हैं, 100 तक हैं, 120 तक हैं पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स। अगर प्लांट्स में इसकी हम देख लेते हैं तो प्लांट्स में अगर पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स हैं तो उसे हम सिनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसाइट्स। एंड दे द बेस्ट एग्जांपल इज वचीरिया। ठीक है, क्या है हमारे साथ, वचीरिया है। एनिमल में अगर आप देख ले तो उसे हम सेंसियल कहते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ओस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, बोन मैरो सेल्स जितने भी हैं उसे हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद नंबर के बाद अगर शेप की बात करें तो शेप ज्यादातर न्यूक्लियस का सेल पर डिपेंड करता है। जिस शेप का सेल होगा उसी शेप का न्यूक्लियस होगा, लेकिन हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो वेरी करता है। इसके लिए हम एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं कि ये इरेगुलर शेप का होगा। ठीक है, इरेगुलर शेप का होगा। इट्स मीन कि ये बस डिपेंड कर रहा है सेल के पोजीशन पर कि सेल किस तरह से है। थर्ड वन इज साइज।
इसकी साइज़ कितनी है, ज़्यादातर बुक्स में 6 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर सेल्स में बुक्स में 10 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे बुक्स ने एक ही बात पर इत्तेफाक किया है, और वो क्या है कि 10% ऑफ टोटल सेल इसका होता है। जितना भी सेल हो उसका आप 10% ले लें तो वहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जितना भी हमारे साथ सेल है उसका 10% ले लें तो उसमें जितना भी 10% होगा वो हमारे साथ न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर, गेनी या एनाटॉमी भी आप लिख सकते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह है हमारे साथ न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस को जिस तरह भी देख लें तो डायरेक्टली उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो उस पर डबल मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? लिफाफे को कहते हैं। लिफाफा क्या होता है कि किसी भी आप पोस्ट वगैरह को या किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो उसको आप लिफाफे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो एनवेलप हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या हुआ, जो हमारे साथ न्यूक्लियस हो वो एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड है, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, या इसे कैरियोटिका भी कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप डायग्राम में देख लें, यहाँ पर जो हमारे साथ ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, लाइक दैट। दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन एंड दैट वन इज आउटर मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। इन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है हमारे साथ? न्यूक्लियर पोर है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने हाफ लिया हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस का हाफ अंदर से मैं देख रहा हूँ, और ये इसके ऊपर कवरिंग है। ये कवरिंग जो है ये इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। एनवेलप के ऊपर हमारे साथ न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। Each envelope each membrane have 5 to 10 micrometer thickness. Okay, inner nuclear membrane contains specific protein act as binding site for supporting fibrous sheath that is called nuclear lamina. ठीक है, जो हमारे साथ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे बाइंडिंग साइट्स के जैसे, ठीक है। और बाइंडिंग साइट्स के बाद हम कहते हैं कि जो हमारे साथ ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इस न्यूक्लियस को सपोर्ट दे रहा है, एक फाइब्रस शीट दे रहा है, और उस फाइब्रस शीट को हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनसाइड पर जो मैट्रिक्स मौजूद होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो हमारे साथ इनसाइड द मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स मौजूद होती है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसपेरेंट है, सेमी सॉलिड, ग्रेनुलर है, ठीक है, सेमी सॉलिड है, ग्रेनुलर है, न्यूक्लियर सेप भी इसे हम कहते हैं, या कैरियोलेम्प भी हम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नेम इसे दिए जाते हैं। इसमें आप देख लें लॉट ऑफ एमसीक्यूज आर देयर, सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स आप जहन में रख सकें, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म को दूसरा नाम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं, या उसे हम कैरियोलेम्प भी कहते हैं। अब ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, सेमी सॉलिड है और ग्रेनुलर है। अब इसमें क्या क्या मौजूद होती हैं? अब इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या है? या तो यहाँ पर क्या है? डीएनए होगा, या हमारे साथ जो आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, या आरएनए जब बन जाती है, ठीक है, मैसेज के लिए हम जो मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, लिपिड बहुत कम मिकदार में होते हैं, ठीक है, और इसी तरह मिनरल्स भी बहुत कम मिकदार में होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे साथ क्या है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये हमारे साथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होती है, डीएनए होती है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर प्रोटीन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जब वो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में फिर हमारे साथ जो क्रोमेटिन मटेरियल होती है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है, और उस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से वो क्वायर्ड हो जाती है, और फिर उसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। सो यहाँ पर प्रोटीन्स भी मौजूद होती है। उसके साथ एंजाइम्स भी होती हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो उसके लिए एंजाइम यूज होते हैं, और वो एंजाइम भी यही मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं, या हमारे साथ न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। एंड small amount of lipid are also present there, and minerals are. The third one is chromatin fiber. Chromatin fiber क्या है? ये हमारे साथ thread like cord and much elongated structures हैं। अब ये chromatin क्या होती है? जब हमारे साथ सेल डिवीजन हो जाती है
और सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम होती है उसकी जो थ्रेडिंग हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे से जब अलहदा हो जाते हैं तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम फिर क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं। और जब सेल डिवीजन की दोबारा टाइम आती है तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और वो क्वाइल्ड हो जाते हैं, और क्वाइल्ड के बाद फिर उसे हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। सो देयर आर क्रोमाटिन फाइबर भी मौजूद होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन फाइबर बिकम थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर एंड देन दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। मैंने आप लोगों को इससे पहले बात की कि हाँ, यहाँ पर जो प्रोटीन में मौजूद होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ ये क्वाइल्ड कर लेते हैं और क्वाइल्ड के बाद ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ठीक है, ये ब्लैक कार्ड। न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइबोसोमल आरएनए क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो स्टोर भी होता है। जब उसकी जरूरत होती है वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द न्यूक्लियस बॉडी ले जाते हैं, ठीक है, या दे देते हैं वहां। यहाँ पर अब न्यूक्लियोलस में क्या है, इसके टू रीजन्स हैं, ठीक है। एक पेरिफेरल ग्रेनुलर, ये वाला पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया है, एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल फाइब्रल एरिया, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के भी टू एरियाज हैं, एक पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया है एंड सेकंड वन इज सेंट्रल फाइब्रिलर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं न्यूक्लियोलस, जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है, राइबोसोमल आरएनए बन जाती है, तो उसके बाद ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से वो मैसेज फॉरवर्ड करती हैं। मैसेज फॉरवर्ड मतलब क्या है, यानी जो इनसाइड पे जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसे भी बाहर कर सकती हैं या बाहर से भी अंदर ले आ सकती है, ठीक है। ये पोर बिल्कुल इस तरह से होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी उसके बिल्कुल मिड पर इस तरह चिपका हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह आप चिप लगाते हैं ना, तो उसी तरह बिल्कुल ये चिपका हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन की, कि हमारे साथ न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। सो इट स्टोर हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हेरिडिटी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। सेकेंड वन इज इट इज अ साइट फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन भी होती है, ठीक है। हम डीएनए रिप्लिकेशन पर अलहदा एक बेहतरीन लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक है। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। ट्रांसक्रिप्शन यू नो, डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन, ठीक है। और यहाँ पर राइबोसोमल फॉर्मेशन भी होती है। जितने भी राइबोसोमल फॉर्मेशन है वो यहीं पर होती है। इसके साथ ही आप स्ट्रक्चर को देख लें, दोबारा से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और न्यूक्लियस क्या है, ये ज्यादातर हम कहते हैं कि ये मिड में होता है, ये बिल्कुल या सेंटर में होता है। कंट्रोल सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए मौजूद होता है उसमें सारे जो हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, उसमें सारे यानी किसी भी इंसान के या किसी भी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, जितना ब्रेन देख लेना, ब्रेन में क्या होता है, मेमोरी फिट होती है। इसी तरह न्यूक्लियस में भी मेमोरी फिट होती है कि इस डीएनए में कौन कौन से जीन्स आए हुए हैं, इसने कौन कौन सा फंक्शन करना है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए, यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इस तरह नहीं कि प्रोकैरियोटिक उसमें भी डीएनए होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या है, हमारे साथ एक खास जगह दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, हमारे साथ डीएनए मौजूद है, यानी हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है, और उसी के जरिए से फिर ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और मैसेज फॉरवर्ड होते हैं। सो आज के लेक्चर हमारा न्यूक्लियस के बारे में था, फोर्थ लेक्चर था। आई होप, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सो लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।